नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये आपका खाकी सीरीज 3.0 होने वाला है। और ये आपका एडिटोरिया की तरफ से आपका टेस्ट निकाला गया है, बिहार एसआई टेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका टेस्ट नंबर 4 है। आप इसको पूरा देखिएगा। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि 40-50 क्वेश्चन ही देखते हैं, उससे देखिए कोई भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। पूरा प्रश्न देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा और कोशिश कीजिए कि एग्जाम की तरह ही आप इसको लगाएं और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। चलिए देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुन करके बताइए। देखिए सही कथन हमको बताना है दोस्तों, इसमें हमारा सही कथन है क्या। देखिए इसे जो है उड़ीसा के चौथी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है, यही गलत उत्तर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा कि सिमलीपाल को भितरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया है। तो यहां देखिए चौथा नहीं बल्कि आपका दोस्तों सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? सेकंड होगा। उसके बाद इसे भारत के 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये देखिए बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया है कि हमारा सही कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है। तो कौन सी पत्रिका का दोस्तों जो है संपादन होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संवाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया है। देखिए राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया है, तो ये आपका मनसुख मांडविया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका सही होगा, मनसुख मांडविया। देश भर के कुल 105 राज्य स्तरीय विजेताओं ने राष्ट्रीय मंच पर जो है अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है कि पीएम अजय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए प्राथमिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा ऐसी समुदायों के बीच गरीबी कम करना, है ना। तो आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा होगा क्या, तो राइट आंसर जो है 4th का ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर। देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों कौन सा राज्य जो है आपका शीर्ष पर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। आगे हमारा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताइए। दोस्तों सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां जो संस्करण है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया, सही है। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल जो है शुरू किया गया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने जो कि लिखा गया है मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दिया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। आगे हमारा प्रश्न है कि पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक है तो ये गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी हो जाएगा, गुजरात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य यानी सही हमको बताना है। देखिए बात करते हैं कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है बेंगलुरु कर रहा है। तो ये देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आप इसको समझिएगा। इसमें पूछा गया है सत्य हमारा सही क्या है। देखिए इसको समझिएगा दोस्तों कि जैसे हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण एक सेकंड रुकिएगा, संरक्षण बनाए रखने के लिए जो है स्त्री सुरक्षा जो है शिखर सम्मेलन जो है दूसरा संस्करण जो मेजबानी कर रहा है, तो ये आपका दूसरा होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और समानता और
सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 10 नंबर देखेंगे हम। देखिए 10 नंबर है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में दोस्तों आपका स्थित है, तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताइए। देखिए सही कथन हमको बताना है, तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना जगर का जो है जो किताब है आपका जीएस पॉइंटर है ना, इसका जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और ये आपका जो बैच है 60 दिन 60 सेट आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसको खत्म कर देंगे। और इतना जान लीजिए कि जो आपका ये जीएस पॉइंटर है, ये जो होता है ना पूर्वावलोकन, जो आपका किताब दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका निचोड़ एक ही किताब में दिया गया है। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसान किताब है ना। कम समय में आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि जो पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, वही किताब में क्वेश्चन डाल दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। देखिए इतिहास है, राजव्यवस्था है, भूगोल है, उसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विकास है और आपका पर्यावरण परिस्थितिकी है। और ये बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण साबित हो, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है। बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, एडीओ है, बीएसएससी, सीजल, इंटर लेवल, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये आपका रामबाण साबित हो, क्योंकि जीएस का जो लेवल है आपको पता है कितना बेहतर होता है घटना चक्र में। ये जो आपका बैच शुरू है आपका 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा और जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM है। आप मत बोलिएगा सर टेस्ट का टाइमिंग चेंज की, क्योंकि कोई स्लॉट खाली है नहीं। 12 बजे से लेकर के जो है 9 बजे तक आपका टेस्ट हो रहा है, बहुत सारा बैच स्टार्ट है। इसका फी मैंने कितना रखा है, मात्र 102 रुपये। 102 रुपये में आपको जो है 60 दिन हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, पीडीएफ भी आपको देंगे। टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे, संडे वनडे आपका बंद नहीं रहेगा, डेली आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, कोई ऑफ नहीं रहेगा। 10 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर पेज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए हैं, आपको नया थोड़ी है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, बस आपको एक सनसनी निगाह से आपको उसको देख लेना, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम बोर्ड से होता है, जो बहुत सारे छात्र हमसे ज्वाइन हैं उनको पता ही है कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, 100 प्रश्न का पीडीएफ देंगे, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे और ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआर स्कैनर दिया गया है, इसी पे आप क्यूआर पे स्कैन कीजिएगा और नीचे देखिएगा लिखा गया है पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है। जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 6387098070 पे। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ऐड कर देंगे, यानी कि तुरंत आप कॉल करते हैं कि सर ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मेरे भाई टाइम दिया कीजिए, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कॉल रिसीव करना होता है, मैनेजमेंट थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका हो जाएगा। 24 नवंबर से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 5, 6 या 7 सेट के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा होगा। सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए। देखिए सेट नंबर 1 से आप ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको ना, क्योंकि 60 दिन आप लगातार और टाइम से टेस्ट बनाएंगे तो आपको रैंक लिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं आगे। खनिज मिशन लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना, ये भी देखिए सही है। और तीसरा की बात करते हैं तो इस मिशन का संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जो है किया जाएगा। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सभी ऑप्शन या फिर सभी कथन हमारा सही दिया गया है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुन करके बताइए सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात कर लेते हैं तो 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है मनाई जाती है, ये देखिए सही है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था, ये भी देखिए सही है। 14 अप्रैल 2025 को उनकी जो 135वीं जयंती जो है मनाई गई है। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों, 1 अप्रैल को हम जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका प्रश्न आता है 22 अप्रैल 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आपका प्रश्न आता है 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताइए।
तो सही कथन की बात करते हैं तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान जो है शुरू किया। सही है। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 1, 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि आईएनएस सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताइए। तो सही कथन इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, यह भारतीय नौसेना का सबसे नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है और यह P-15B परियोजना का चौथा पोत है। तो आप बोल सकते हैं 14 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, किसे जो है नियुक्त किया गया है तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसके बारे में विचार कीजिए और सत्य कथन चुन करके बताइए, यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए, वे 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे हैं। तो यही देखिए हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर होगा, यानी 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी केवल 1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने एक प्रमुख द्विपक्षीय जल बंटवारे संधि को स्थगित करने का फैसला किया और कई अन्य कूटनीतिक उपायों की घोषणा किया। यह भारत द्वारा किया गया किस संधि का उल्लेख किया जा रहा है। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु जल संधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु जल संधि। और इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों जिसमें से रावी, व्यास और सतलज के जल का असीमित उपयोग करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चीन हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा जो कि लिखा गया है सुफलम सम्मेलन का सम्मेलन है कहाँ जो है आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये किया गया है राजगीर में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। दोस्तों, बांग्लादेश से मिलती है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जैसे मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा और मिजोरम हो जाएगा। चौथा की बात करते हैं तो ये असम होगा। तो आंसर देखेंगे तो डी 1, 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में आप देखेंगे तो पूछ रहा क्या हमारा सही नहीं है। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं घटती है। तो ये देखेंगे तो गलत उत्तर हमारा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो क्षोभ मंडल है इसी में सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है, जो भी घटना वगैरह है क्षोभ मंडल जैसे यहाँ पर लिखा गया ना मौसम संबंधित घटना। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, ये बाकी जो सही उसको पढ़ लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल के ऊपरी जो सीमा को जो है ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये सही है। और बात करते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, भी देखिए सही है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये भी देखेंगे तो सही उत्तर होगा। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु पर प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर क्या होगा 22 का। देखिए 22 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 22 का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए पहाड़ियाँ दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। ठीक है, तो 23 का आंसर देख लेते हैं। जैसे अगर हम गारो की बात करते हैं तो आपको पता है मेघालय होगा, मेरी आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और पचाई मलाई की बात करते हैं तो तमिलनाडु, डालमा की बात करते हैं तो झारखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए हिमालय के भाग को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, इसको जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। आंसर जो है 24 का ए सही उत्तर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इनमें दोस्तों हमारा कौन है जो सही सुमेलित नहीं है 25 का। तो देखिए डेविस जल संधि की बात करते हैं, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, यही गलत उत्तर हमारा हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे डोवा जल डमरू मध्य की बात करते हैं, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर होगा।
मलक्का जल संधि की बात करते हैं तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर होगा। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह हो जाएगा। आंसर जो है 26 का सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। देखिए इसका आंसर 27 का देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग लगभग 30% भाग पर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। स्थान और राज्य दिया गया है, स्थान और राज्य। देखिए बैलाडीला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ होगा। क्योंझर की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा। बालाघाट की बात करते हैं मध्य प्रदेश, और कुद्रेमुख की बात करते हैं तो कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। दोस्तों नगदी फसल इसमें आपको कौन सा नहीं है। देखिए ज्वार देखेंगे तो नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी मूंगफली आता है, गन्ना आता है और जूट भी इसमें आपका शामिल है नगदी फसल के लिस्ट में। अगला है कि स्टेले लिखा गया है स्टेले क्लाइटिस और स्टेलेमाइटिस और पीलर स्तंभ किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। तो देखिए इसका आंसर जो है 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। भूजल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूजल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, गलती हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमको गलत बताना है, देख लेते हैं। जैसे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं गुजरात, यही गलत उत्तर हमारा हो जाएगा। देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पे है, कुल्लू में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बाकी बांधवगढ़ की बात करते हैं एमपी में है। बांदीपुर की बात करते हैं कर्नाटक में है। और आपका सिमलीपाल आपको पता है उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो आप ए बना लीजिएगा, यही हमारा ऑप्शन गलत है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। दोस्तों अधिक क्यों होती है, तो पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। तो आप बोल सकते हैं 32 का जो है ए इसका सही उत्तर होगा। संसद द्वारा नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत कथन हमको बताना है। तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो यही दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। देखिए कार्यपालिका परिषद के देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। दोस्तों किन विषयों की सुनवाई कर सकता है, तो देखिए ये हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो या दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है 35 का भी सही उत्तर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 36 का। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 37 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। 37 नंबर देखिए भाषाओं का उल्लेख की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम की बात करते हैं तो आपका 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं तो आपका 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम की बात करते हैं तो आपका 9वीं अनुसूची में है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2143 2143। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार करें और गलत कथन हमको जो है छांट करके बताना है क्या हमारा गलत है। देखिए
इसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 4 वर्ष का होता है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि राज्यसभा का जब कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष का होता है। मेंबर का बता रहा है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु जो है होना चाहिए, ये भी देखिए गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो 35 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष जो है पद मुक्त हो जाते हैं, ये गलत उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य मतलब जो 1/3 सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष या फिर हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी सभी हमारा जो है गलत हो जाएगा। उपयुक्त सब ऑप्शन गलत है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया था? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये 1963 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1963 में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, अधिक नहीं होनी चाहिए, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 15% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15%। आगे है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत तो पूछ रहा है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य की बात करते हैं 43 का, तो ये हो जाएगा, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। तो यही हमारा जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक क्या है? तो घर जाती है इसका कारक देखेंगे तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये हो जाएगा अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा नंबर था? ये 44 नंबर था। अब आते हैं 45, ये इंग्लिश का प्रश्न है। तो माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही डैश 3 एक्रेस ऑफ लैंड। तो 45 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। 46 नंबर देख लेते हैं। इसका भी देखिए इंग्लिश का है, द राइटर डिस्क्लेयर दैट डैश चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्रिमिनल एक्ट। तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आप आराम से जो 100 दिन 100 सेट वगैरह है आप उसको ज्वाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब भी देखिए रीजनिंग है, मैथ्स है। तो आते हैं 54 नंबर पे। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा होगा क्या 54 का? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सी में आप देखेंगे तो दिया गया है आपका 54 में, एक सेकेंड, 54 नंबर है तो आपका डी होगा, भाबरू लघु शिलालेख होगा। क्या होगा? भाबरू लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वरी प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। आगे है कि दह से जान जा चुकी थी, दह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो यह कथन जो है अवध के विलय हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा अवध के विलय। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तगमा कर की समाप्ति की घोषणा किया था? तगमा कर की समाप्ति, तो ये खानवा युद्ध हो जाएगा दोस्तों। आंसर जो है 57 का ये हो जाएगा, खानवा का युद्ध। अगला है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा 4, 3, 2, 1। जैसे हिंदू कॉलेज, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एडम की रिपोर्ट, वुड डिस्पैच और कोलकाता विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 59 नंबर पे देखिए 59 नंबर है कि 1916 में कांग्रेस और फिर से पढ़ लेते इसको हम। देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ था?
तो इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है कब किया गया था? देखिए अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर जो है 24 अगस्त 1946 होगा दोस्तों, 24 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से? तो देखिए हो जाएगा मृक्ष कटिकम जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 61 का हो जाएगा मृक्ष कटिकम। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा 1, 2, 3, जैसे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और आपका मदन मोहन मालवीय। ये जो दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन है आपका 1931 में हुआ था, 30, 31, 32 3 आपका हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था? दोस्तों अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 63 का सी सही होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें हमारा आंसर क्या गलत है? तो 64 की बात करते हैं तो मजहर रामा की बात करते हैं तो 1578 जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1578 नहीं होगा, ये आपका 1579 होगा। और अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564, दीन इलाही 1582 और तीर्थ यात्रा का जो समाप्ति है कर 1963 सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था? वातापी कोंड, तो इसका आंसर जो है 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको घटना चक्र में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। तो आप घटना चक्र ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतारा। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब जो है सम्मिलित किया गया है? आयरलैंड को ब्रिटेन में, तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 67 का 1801 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1801। आगे बढ़ते हैं कि निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निफक, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा दादू दयाल होगा। आंसर क्या होगा? दादू दयाल, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? सी हो जाएगा, दादू दयाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक मृदु है? सबसे अधिक, तो ये सोडियम हो जाएगा दोस्तों, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रथम अस्थायी उत्पाद की बात करते हैं तो लिखा गया है फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी इसका सही उत्तर होगा 70 का। पौधे का आर्द्रपतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण से होता है? तो लिखा गया है पीथियम डिवेरियनम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए सही उत्तर होगा। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का, तो ए हो जाएगा। ए में दिया गया है केवल 1, जैसे पृष्ठ तनाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों अल्कोहल का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो C2H5O5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 74 नंबर। तो देखिए विटामिन B7 की बात करते हैं तो बालों का झड़ना, विटामिन B12 की बात करते हैं तो एक सेकेंड 74 नंबर है ना, तो विटामिन B7 हाँ ठीक है, विटामिन B12 जो हो जाएगा प्रणाशी अर्थता होना, विटामिन K तो बांझपन उत्पन्न करना, विटामिन E, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको। और विटामिन के क्या दिया गया? रक्त के थक्का जमने में, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर जो है 74 का ये हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह निम्न में से दोस्तों देखेंगे तो ये आपको ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि हैलोफाइट्स होता है। दोस्तों हैलोफाइट्स की बात करते हैं तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं,
वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, इसको जो है हेलोफाइट्स हम कहते हैं। आंसर आपका डी होगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आकर्षण बल की बात करते हैं सहसंजक बल कहते हैं। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, सहसंजक बल। ठीक है, नोट कीजिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको आप देखेंगे 78 का, तो इसको जो है हम दोस्तों सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? तो जैसे एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा और रिलैक्सिन होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों उपयुक्त सभी मैंने बता दिया है। देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये हो जाएगा 79 का। जैसे ये भी मैंने बता दिया। थोड़ा सा क्या होता है ना, कॉल बीच बीच में आता है आप सभी लोग के सर बैच के बारे में क्या है जानकारी लेने के लिए, इसीलिए बीच में जो है बैच को रोकना पड़ता है। तो गैसोहॉल मिश्रण है। देखिए, गैसोहॉल की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 90% पेट्रोल प्लस 10% जो है अल्कोहल होता है। आगे हमारा है मिलान करना है। देखिए, अमीटर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है विद्युत हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दाब। वाट का हो जाएगा शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज देखेंगे तो नहीं है, बाकी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और आपका ग्लैक्टोज भी इसमें आपका शामिल है। लार का पीएच मान कितना होता है? देखिए, लार का जो पीएच मान है आपका 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। शुष्क सेल में किसका प्रयोग जो है किया जाता है? शुष्क सेल में तो देखिए अमोनियम है ना, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों ये उत्सर्जित करता है तो हो जाएगा गामा किरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गामा किरण। निम्न में से कौन सा गुण के कैथोड किरण का गुण नहीं है? दोस्तों, कैथोड किरण का गुण नहीं है तो इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। इसकी जो वेधन क्षमता है ये उच्च होती है। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिखा गया है कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? कार्नोटाइट तो ये यूरेनियम का है दोस्तों। क्या हो जाएगा? यूरेनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का, तो ये फैराडे होगा। क्या होगा आंसर? फैराडे। आगे है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका 8वीं हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 8वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। बी और सी जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति हो जाएगा। भारत में आयकर है दोस्तों। भारत में आयकर की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है तो विदेशी निवासियों की आय नहीं, बाकी निजी प्रेषण, बाह्य अनुदान और बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त होगा। आगे हमारा है कि होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब जो है सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका लॉन टेनिस से है दोस्तों। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 14 जून को मनाते हैं। 14 जून ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 14 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो पखोई की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा के दत्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा के दत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के दत्ता। आगे हमारा कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी तो यह है आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। क्या है? आंध्र प्रदेश का है। पीएम कुसुम योजना संबंध रखता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि सौर पंप व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 99 का ए राइट आंसर होगा। तो देखिए आखिरी हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। तो गॉटफील्ड हैबर लिखा गया, हैबरलर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। तो देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और जो हमने जो है घटना चक्र का जो एक पॉइंटर हमने शुरुआत किया है दोस्तों, आप उसको जो है ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपका बैच है। और आखिरी टाइम में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा जो है रिवीजन करा के देगा। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, इस तरीके से हम बनाए हैं कि आपको एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देर ना कीजिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हो गए क्योंकि आज ही हमने इसको पोस्ट किया है और बहुत अधिक लोग जो है पेमेंट भी कर दिए हैं। तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज इतना ही। जय हिंद।